नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं यूपी टेट सीडीपी के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके। और एकदम वही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हूबहू आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं या किसी वर्ष पूछे गए हैं। तो हमारे साथ आप जुड़ जाइए और आइए एक एक प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि अब आपके पेपर में ज़्यादा दिन नहीं है, मान के चलिए सिर्फ 15 दिन आपके पेपर में बचे हैं। 15 दिन में आप जितना हो सके उतना प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि थ्योरी के लिए अब आपके पास समय नहीं है। महत्वपूर्ण छोटी थ्योरी है उसको कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्रश्न ही देखना पड़ेगा। तो आइए हम ऐसे ही 30 प्रश्नों को लेकर चलते हैं। आप अपना स्कोर अंत में जरूर बताएं कि आपसे कितना हो सका। और आइए सब जल्दीबाजी में करेंगे, जरूरी चीजें भी आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ये यूपी टेट के लिए है, 30 वही प्रश्न है जो हूबहू पेपर में आते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 है, कह रहे संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। अधिगम क्या है? यहाँ डॉट है तो अधिगम क्या है और किसके अनुसार? संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। देखिए ये चीजें तब सही हो जाती जब यहाँ ये नहीं दिया होता, तो ये सही हो जाता। अभी दिया है तो ये चीजें नहीं होगी। देखिए संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। सक्रिय और सामाजिक। अब सक्रिय की बात किसने की? तो इसकी बात की जीन पियाजे ने। और सामाजिक की बात किसने की? तो इसने की वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक, आप जानते हैं कि इन्होंने सिद्धांत भी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इन्होंने किया कि सामाजिक सक्रिय है। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका व्याख्या भी दिया है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण जैसे पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी द्वारा स्वयं अपनी सक्रिय भागीदारी और सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से किया जाता है। अधिगम कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सक्रिय और सामाजिक होती है। सक्रिय, जितना ही बच्चा सक्रिय होगा उतना ही वो सीखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करे फ्रायड पियाजे अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, अब देखिए ऑप्शन सुनिए, कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। पियाजे ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो ये चीजें तो नहीं होगी। कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं को ये तो होगा नहीं, क्योंकि सभी अवस्थाएं अपने रूप में एकदम महत्वपूर्ण है, सभी के अपने खतरे हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक, पियाजे जब भी नाम आएगा तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में कहा, ये गलत हो जाएगा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। जीन पियाजे ने स्पष्ट किया है कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसे सोचने और समझने के तरीके में गुणात्मक बदलाव आते हैं, जैसे कि विकास को जैविक परिपक्व और पर्यावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया का परिणाम माना जाता है। बच्चा जो ही सक्रिय रहेगा अपने वातावरण में उतना ही वो ज्यादा सीख सकता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, क्यों शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ना अध्यापक के लिए क्यों जरूरी है? आप सीडीपी क्यों पढ़ रहे हैं? तो क्या है, उससे वह आप अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, ये तो है नहीं, ये तो बस हम लोग अपने लिए कर रहे हैं। इसकी सहायता से अपने शिक्षक को अधिक प्रभावित बना सके, ये तो कोई बात हुई नहीं। इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, और चौथा इससे वो दूसरे को प्रभावित कर सके। ये दूसरे को आप क्यों प्रभावित करेंगे? इसकी सहायता से अपने शिक्षण, ओ तरीके, ये गलती हो गया यहाँ पे। करे कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। प्रभावशाली शिक्षण, हमने यहाँ शिक्षक पढ़ लिया था इसीलिए गलती हो गया था, तभी समझ, बाकी ऑप्शन तो हो ही नहीं रहे। कि आत्मसंतुष्टि यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ दूसरे को आप प्रभावित क्यों करेंगे? खुद को प्रभावित करिए, बच्चे को प्रभावित करिए। आगे देखिए,
आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि आपको बच्चे को प्रभावित करना है तो दूसरे को कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं है पूछा है तो नहीं का भाई नहीं, अब नहीं वाला ऑप्शन ही हम ढूंढेंगे। विकास की प्रत्येक अवस्था का अपने खतरे हैं, बिल्कुल है, सही बात है। कह रहे हैं कि विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है, ऐसी तो कोई बात है नहीं, आगे भी देख लेते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन होता ही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, बिल्कुल होती हैं। तो ये जो उकसावा और बढ़ावा देने की बात है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि उकसावा बढ़ावा देने से विकास को नहीं प्रभावित होता है। तो नहीं का भाई नहीं, और ये हो जाएगा सही। आगे आइए, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, क्या चीज होगा 12 वर्ष के भाई? कुल प्रेरक समन्वयों में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति सबसे अधिक पूछा है। अब और यहाँ उसकी रुचियों को सीमित करना या समकक्षीय के अनुमोदन के लिए बेचैनी। देखिए ये कठिनाई नाम की कोचिंग होगी नहीं, यहाँ देखिए दिया है कि समकक्षीय मतलब उसके साथ जो पढ़ते हैं, अनुमोदन मतलब कि उसके बारे में बात करना, उसकी तारीफ करना के लिए बेचैनी, बिल्कुल होगी, यही चीज होगी। बच्चा 12 वर्ष का बच्चा चाहेगा कि उसके साथ जो है उसको अनुमोदन, उसको उसकी जो कह रहे हैं उसको अप्रूवल करें, उसकी बात को सुने, और इसके लिए नहीं सुनेंगे तो बेचैन रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं, दिया है 12 वर्ष की आयु किशोरावस्था का प्रारंभिक चरण होती है। इस उम्र में बच्चे अपने साथियों के समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं और उनके द्वारा स्वीकारे जाने या अनुमोदन पाने के लिए बेहद संवेदनशील और बेचैन रहते हैं। अपने साथियों के द्वारा वो किसी बात को स्वीकारने, संबोधन करने के लिए जाने जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 है, करे प्रेरणा मतलब मोटिवेशन निम्नलिखित में से किसकी एक कला है? किसकी कला है? कार्य योजना नहीं, मस्तिष्क को नियंत्रित करना बिल्कुल नहीं, सिलेबस के अनुसार पढ़ना बिल्कुल नहीं, रुचि पैदा करने की एक कला है। आगे आइए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, करें निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? कौन सा संवेग का तत्व नहीं? व्यवहारात्मक है, दैहिक है, संज्ञानात्मक है, संवेदी नहीं है, और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वो नहीं ही पूछा है। तो नहीं पूछा है तो नहीं का भाई नहीं, तो ये सही है तो गलत हो जाएंगे, ये गलत है तो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं है तो नहीं का भाई नहीं। आइए आगे आइए, आप यहाँ भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए। कह रहे कि अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर वही नहीं। तो देखिए कौन सा अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल है। अपेक्षाकृत रूप से अस्थायी अंतर परिलक्षित होता है, आगे देखते हैं। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं है। ये सब ऑप्शन सही है, लेकिन ये पूछा है गलत। तो आप बताइए क्या अधिगम जन्मजात है? बिल्कुल नहीं है। अधिगम को आप अपने व्यवहार अनुभव द्वारा सीखते हैं, तो नहीं का भाई नहीं। आगे आइए, एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, करे प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के किस चरण का पूर्ववर्ती है? करे प्रतिपालन अधिग्रहण का, अभिप्रेरक का, अधिग्रहण है, अभिप्रेरक का, आत्मनिर्भर का, या फिर सामान्यीकरण का। तो आप इसका देख सकते हैं कि करे कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है। देख लिए, अधिग्रहण मतलब होता है जो अपने आप ग्रहण हो जाता है, अभिप्रेरण होता है, ये सामान्यीकरण होगा। करे प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण के पूर्ववर्ती है। सामान्यीकरण होता है, उसके बाद प्रतिपालन होता है। याद दिया, इसको आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर कि यह अवधारणा की आक्रामकता सीखी जाती है, किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है?
यह किसके द्वारा प्रतिपादित की है? सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादी, प्राकृतिक सिद्धांतवादी, मनोगत्यात्मक सिद्धांतवादी, प्रायोगिक सिद्धांतवादी। कर रहे किसके द्वारा प्रयोग किए गए? यह अवधारणा क्या क्रमांक तक सीखी जाती है? अगर सीखी जाती है तो वो किससे सीखी जाएगी? सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादी से सीखी जाएगी। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, यह अवधारणा की ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ भी सकते हैं। चलिए इसको हम बता भी देते हैं। कह रहे कि अल्बर्ट बंडूरा जैसे सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादी अल्बर्ट बंडूरा जो थे वो क्या दिए थे? जिसे 8 को सामाजिक वो दिए थे, सामाजिक मतलब 8 सिद्धांत दिए थे जिसके कौन कौन सी प्रकार की बुद्धि होती है। अपने सामाजिक बोबोडॉल मतलब गुड़िया के साथ जो खेलता है बोबोडॉल, यह प्रमाणित किया कि बच्चे आक्रामक व्यवहार दूसरों की अवलोकन करके और उसकी नकल करके सीखते हैं। बच्चे अगर गुस्सा कर रहे हैं तो वो आसपास किसी ना किसी को देख रहे होंगे जो गुस्सा करता है, तो उससे वो सीखते हैं और आगे करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करें, प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय या अवधारणा को किसने विकसित किया है? प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय को किस या अवधारणा को किसने विकसित किया? वर्दिमर, हल, वाटसन या टॉलमैन? ये सीडीपी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये हम देते हैं आपको HW के रूप में। आप इसका आंसर बताइए क्योंकि ये पिछले साल पूछा गया है, इसको मैंने आपको कराया भी है, तो इसका जवाब आप देंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, करे शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है? प्रभावित करने वाले घटक में कौन शिक्षक से संबंधित नहीं है? विषय का ज्ञान, संप्रेषण का कौशल, विद्यार्थियों से जुड़ाव या संसाधनों की उपलब्धता? अब बताइए कौन सा है कि जो घटक जो शिक्षक से संबंधित नहीं है? विषय का ज्ञान, संप्रेषण का कौशल, विद्यार्थियों से जुड़ाव बिल्कुल है, संसाधनों की उपलब्धता ये शिक्षक से नहीं है। ये जो व्यवस्था है नहीं पूछा है तो नहीं का भाई नहीं हो जाएगा। ये व्यवस्था जो है ये व्यवस्था की है कि वो कितने संसाधन उपलब्ध कराता है। ठीक, आगे चलिए आप पढ़ भी सकते हैं कि विषय ज्ञान वगैरह तो सब टीचर से ही संबंधित है। कह रहा है कि ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? कह रहे कि दल शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, मस्तिष्क विलोप या अंतःक्रिया शिक्षण? ये सूक्ष्म शिक्षण, और सूक्ष्म शिक्षण कितने समय का होता है? तो ये 30 मिनट का होता है एक सूक्ष्म शिक्षण। ये 30 मिनट भी पूछा गया है तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। 30 मिनट का एक सूक्ष्म शिक्षण होता है। चलिए आगे अब देख सकते हैं भी है पूरा व्याख्या वहां दिया है। करे प्रोजेक्ट विधि, ये जरूर आपने पढ़ा होगा। प्रोजेक्ट विधि किसने की थी? तो प्रोजेक्ट विधि जो है, अब देखिए इसमें कई सारे दिए हैं। तो ये किलपैट्रिक, मॉन्टेसरी, ये छोड़िए ये तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं कि फ्रॉबेल, 3 ये मनोवैज्ञानिक जिन्होंने मॉन्टेसरी जो है मॉन्टेसरी विधि खोजी थी। ठीक, फ्रॉबेल जो है वो कौन सी विधि खोजे थे? खोज विधि। ठीक, अब इसका देखिए एक्सप्लेनेशन भी सब में दिया होगा, सबके जरूरी। ठीक, 1 मिनट। प्रोजेक्ट, हाँ ये प्रोजेक्ट विधि की बात हो रही थी ना। हाँ तो ये प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि हो गया। ये मारिया मॉन्टेसरी विधि हो गई, और ये फ्रॉबेल खोज विधि। रूसों ने ऐसी पता नहीं कोई विधि थी कि नहीं, आगे देख भी लेते हैं। करे प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि, प्रतिपादन, विलियम किलपैट्रिक। यहाँ जॉन डीबी के प्रयोजन, जॉन डीबी आपको याद रखेंगे, ये प्रगतिशील शिक्षा के भी जनक है और करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आधे क्वेश्चन आपके लगभग हो चुके हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? करेगी अमूर्त स्तर। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस, अमूर्त दे ही दिया है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करेगा नहीं,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तो मूर्त चीजों पे वो करेगा, जो सामने दिख रही है वो मूर्त होती है तो उसके बारे में सोचेगा। औपचारिक में वो अमूर्त के बारे में सोचना है। संवेदी में तो कुछ वो सोचता ही नहीं है, वो संवेदी अपने सेंसरी अंगों से वो महसूस करता है, ये हो जाएगा। अब 3 अवस्थाएं दिए थे, आप जानते ही हैं कि ये जो इसको हम कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था, ये आपका हो गया पूरे संक्रियात्मक, ये हो गया मूर्त संक्रियात्मक, ये चौथी अवस्था होती है 1, ये 2, ये 3 और ये चौथी अवस्था हो गई। ये जिम पी आ जाएगा पूरा। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है उस व्यक्ति को पहचानिए जिसे अधिकांश इतिहासकार विशिष्ट शिक्षा का जन्मदाता मानते हैं। विशिष्ट शिक्षा का जन्मदाता देखिए, कह रहे जीन मार्क, इटाई, एडवर्ड सेगविन, मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी तो होंगी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, नहीं एडवर्ड सेगविन, ये जीन मार्क। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है लेकिन दिया है, आप जरूर याद रखेंगे, आप पढ़ भी सकते हैं नीचे पॉज करके। देखिए, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? पिछड़े बालकों के लिए कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, ठीक है। आगे देखते, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक ही है। स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल ठीक है। सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त कराना। अब बताइए कि पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कौन सा सबसे जरूरी? कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, ये तो बिल्कुल सही है। पिछड़े बालक जो है, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे जरूरी है। स्व अध्ययन के अवसर देना, स्व अध्ययन तो ठीक है लेकिन पिछड़े से वो आगे आ पाएंगे कि नहीं? स्व अध्ययन से सहायता के लिए बाहर के संसाधनों को उपलब्ध कराना, ये और ये चीजें तो लगभग एक ही रूप में, इसमें संसाधन उपलब्ध कराना। एक बार आइए इसका व्याख्या देखते हैं। करे कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, देखिए वही बात है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को, बच्चों को तार्किक और अमूर्त सोचने की क्षमता सीमित होती है, मतलब वो अमूर्त चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं, वो उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं जो उनके सामने दिखती है। तो हम क्यों न जो अमूर्त चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं उसको क्यों न उनके सामने लाया जाए और उसके बारे में बच्चों को समझाया जाए, ताकि वो पिछड़े जो हैं वो धीरे धीरे अगले बालक या सामान्य बालकों के साथ जुड़ जाएं। तो ये चीज़ है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहे कि बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है, ये कहा था, किसने कहा था? बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है, जीन पियाजे, बीने, स्पीयरमैन। तो अपने आसपास की योग्यता है, ये तो शायद स्पीयरमैन ने कहा था। एक बार आइए देख भी लेते हैं इसको। सॉरी, ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन की जरूरत है। इसके जीन पियाजे ने कहा था, अरे ये नहीं होंगे। आइए नीचे दिया भी है, जीन पियाजे। प्रसिद्ध वैज्ञानिकों जीन पियाजे ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा कि बुद्धि अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य और समायोजन स्थापित करने की एक जन्मजात योग्यता है जो संज्ञानात्मक बीज संरचनाओं के विकास में सुदृढ़ है। तो ये प्रश्न क्या था आपका? करे बुद्धि अपने आसपास के समायोजन योग्यता है कि ये कहा था, तो ये जीन पियाजे भाई साहब ने कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, करे बुद्धि के, ये आपका देखिए आसान से सवाल आ गए हैं, इसको मैंने कई बार खुद ही कराया है। एक मिनट, थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ, करे बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिए थे स्पीयरमैन। जब भी कहा जाएगा एक कारक सिद्धांत, एक कारक, तो ये दिए थे बीने। द्विकारक है या त्रिकारक है, तो यही दिए थे। अगर समूह कारक है, समूह कारक है, तो ये थार्नडाइक। अगर कहे कि बहुबुद्धि, बहुबुद्धि, तो हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर भाई साहब ने दिया था। इस सभी चीजों को आप जरूर याद रखेंगे। ये देखिए दिया भी है, थार्नडाइक, समूह बुद्धि। स्टर्न जो है, इन्होंने बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि दिया था। ठीक है, सभी चीजों को मैंने बता दिया। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 20,
किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? ये तो रोसा परीक्षण स्याही धब्बा परीक्षण होता है। आइए इसका वो देख लेते हैं डायरेक्ट। हरमन रोसा द्वारा विकसित रोसा धायव्यपी परीक्षण एक परिक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण है। ये जरूर याद रखेंगे, जरूरी चीज आपके लिए ये है। रुकिए, ये सही हो जाएगा। और ये एक व्यक्तित्व परीक्षण है। ये बुद्धि परीक्षण है, ये व्यक्तित्व परीक्षण है, तो जरूर याद रखेंगे। ये सब चीजें गलत है। आइए आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21, विशेष रूप से जागरूकमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, ये सही हो गया। विशेष विद्यालय में नहीं, विशेष विद्यालय विशेष शिक्षकों द्वारा, ये आपका तीसरा नंबर का सही हो जाएगा। आप इसका स्पष्टीकरण दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, दूसरे, इसका ये वाला ऑप्शन सही है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन जरूर कर लेंगे, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, क्योंकि ये अलगाव आपको नहीं करना है। कोई भी बच्चा उनको सामान्य बच्चों के साथ रखना है। अलगाव कर देंगे तो ये एनईपी के खिलाफ हो जाएगा। जीन पियाजे मुख्यतः किस के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो जीन पियाजे ने क्या दिया था? भाषा विकास का नाम जब भी आएगा तो आप याद रखेंगे चॉम्स्की। नॉन चॉम्स्की थे जिन्हों भाषा विकास कहा जाता। नैतिक कोहलरबर्ग, और सामाजिक विज्ञान ये तो आ जाएंगे बाइगोस्की, और ये भाषा विकास आ जाएंगे पियाजे। ज्ञानात्मक, ये पियाजे सही हो जाएंगे, बाकी गलत है। लेकिन मैंने सभी ऑप्शन को आपको बता दिया है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसी में से प्रश्न जरूर बनते हैं, देख लीजिए। यह आवश्यक नहीं कि बच्चा बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी उच्च, ये सवाल कराए भी, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। उच्च बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे होंगे वो देखिए सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने, अच्छे अंक प्राप्त करने, इससे ये कोई आवश्यक नहीं है कि जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत तेज होगी वो एकदम सृजनशीलता उनमें होगी, क्रिएटिविटी होगी। बाकी बच्चों में भी बिल्कुल हो सकती है। देखिए अगर देखते हैं, निम्न में से कौन सा शारीरिक सिद्धांत का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेग विकास से संबंध का नियम। कौन सा एक प्रमुख नियम है? तो कौन सा एक ही नियम बताना है आपको? मानसिक वाला तो ये शारीरिक पूछा है, मानसिक होगा नहीं, अनियमित होगा नहीं, कल्पना वाला तो होगा नहीं, ये द्रुतगामी विकास का होगा, ये शारीरिक के लिए जाना जाता है। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षकों की भूमिका नहीं है? समावेशी कक्षा उसे कहते हैं जिसमें जिस कक्षा में सभी प्रकार के बालक हों, जिनको कई अलग अलग समाज से अलग अलग क्लासों के बच्चों को एक साथ बैठा कर पढ़ाया जाता है, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। और कौन सी उसकी भूमिका नहीं है? बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तो गलत हो गया। निःशक्त बच्चों पे तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो निःशक्त हैं, वो विशेष बालक हैं। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पॉजिटिव है। शिक्षक को सीखने के अक्षम को अतिरिक्त समय, हाँ, जो सीखने में अक्षम है, जो स्लो सीख रहा है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय जरूर देना चाहिए, ये भी सही है। तो ये गलत है, और गलत का भाई गलत, तो ये गलत पूछा है, तो इसीलिए ये जो सही है वो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, और जो गलत है वो सही हो जाएगा। ये वाला सही ऑप्शन है इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 26, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे सिगमंड फ्रायड। मैंने सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे,
इन सभी लोगों का थ्योरी भी कराया, तो आप जाकर हमारे चैनल पे इनकी थ्योरी भी देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरा इनके बारे में डिटेल में समझाया हुआ है कि इन्होंने क्या कहा। ये मनोविश्लेषणात्मक मन को बांट दिए, और किसमें, ईड, ईगो, और सुपर ईगो, 3 भागों में बांट दी। ईड वो होता है जो अपनी इच्छा को पूरा करे, ईगो होता है जो सामने वाले से बैलेंस बनाए, सुपर ईगो होता है कि अपनी चिंता छोड़ के सामने वाले को लाभ पहुंचाना। ठीक है, ये 3 आयामी जो बुद्धि थी वो गिलफोर्ड ने दिया, 3 आयामी बुद्धि, 3 आयामी बुद्धि को गिलफोर्ड ने दिया था, तो ये इनका है, बाकी ये चीजें गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस चीज की, बाल मनोविज्ञान की, ये तो बिल्कुल होनी चाहिए। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति बिल्कुल होनी चाहिए। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत की बिल्कुल होनी चाहिए, और प्रयुक्त में सभी होनी चाहिए। एक शिक्षक अपने बालक के मनोविज्ञान को समझ सके कि बालक को किसकी जरूरत है और उसे क्या चीजें समझानी चाहिए, तो वो हो गया समझाने, बालक को समझ सके कि उसकी जरूरत क्या है, तो बिल्कुल समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत भी होनी चाहिए कि उनको क्या चीजें की जरूरत है, क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं। उपयुक्त में से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, करें निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। नहीं है, नहीं पे विशेष ध्यान देंगे, नहीं है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं है। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, ये तो सही है। ये तो जो अभिप्रेरित होंगे, जिनके अंदर मोटिवेशन होगा, वो चुनौतीपूर्ण कार्य करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वे हमेशा सफल होते हैं, हमेशा की गारंटी तो नहीं दे सकते हैं। हो सकते हैं कि वो कभी कभी असफल भी हो सकते हैं, और जो कार्य करेगा वो सफल और असफल दोनों होगा, तो ये गारंटी नहीं दिया जा सकता। वे कार्य करने में आनंद अनुभव करते, बिल्कुल करते हैं। हाँ, कठिनाइयों को उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पूछा है कौन नहीं करते हैं, तो नहीं का भाई नहीं, वे हमेशा सफल नहीं होंगे। सफलता और असफलता हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, कर्म है। कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, बाकी सफलता असफलता आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि क्या मिलती है आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, कह रहे सीखी हुई बात को स्मरण रखने, पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। मतलब कोई चीज आप याद था, अभी आप उसको याद नहीं कर पाएंगे, तो उसको भूलना कहते हैं। अब भूलने को विस्मृति कहते हैं, बात खत्म। इससे ज्यादा क्या है, पुनः स्मरण वो तो हो गया। संवेदना, स्मृति मतलब याद करना, ये ऐसी कोई चीज है ही नहीं। आइए आज के लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ग्रंथियां, ये देखिए विज्ञान से सवाल आ गया। ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, एक अंतःस्रावी, एक बहिस्रावी। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं कि कौन सी अंतःस्रावी नहीं है। एड्रिनल, पीयूष, थायराइड। अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जो कि एक डक्ट बनाती है, मतलब एक प्रकार का जूस बनाती है जो डक्ट एक थैले में रखती है। तो देखिए एड्रिनल तो डायरेक्ट मिक्स कर देता है, पीयूष ग्रंथि भी डायरेक्ट मिक्स होती है, थायराइड ग्रंथि भी डायरेक्ट ब्लड में ये मिक्स कर देती है। तो ये तीनों होंगी नहीं। जो लार ग्रंथि है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। और आज के ये 30 क्वेश्चन खत्म हो गए। देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं भी ध्यान से। एड्रिनल, पीयूष, थायराइड हमारे शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती हैं, जबकि लार ग्रंथि एक बहिस्रावी ग्रंथि है जो डक्ट्स यानी एक थैला बनाती है जिसमें लार को रखती है, समय समय पर प्रयोग करती है। देखिए ये आपका यहाँ हो जाता है 30 क्वेश्चन खत्म। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमारा चैनल है टीचर प्राइम एकेडमी, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दे। आपको जो भी वीडियो पसंद आ रहा है, कोई भी आपके एग्जाम के लिए फायदे का काम कर रहा है, तो जरूर लाइक कर दे। और जो भी देख रहे हैं आप अंत तक फास्ट फॉरवर्ड करके ही देखें, लेकिन अंत देखते देखें, क्योंकि हमने आपके लिए ये पीपीटी बहुत ही मुश्किल से बनाते हैं और आपके फायदे के लिए बनाते हैं। हम वो यूट्यूब पे एकदम वो चीज़ें लेके आते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम को और बेहतर बना सकते हैं। तो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जरूर लाइक करें। जय हिंद, धन्यवाद।